हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एम्पायर ऑफ नॉलेज 33 में। मेरा नाम सादिक खान है। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि बिहार बोर्ड 10th का हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। आज वो मैं पढ़ाने वाला आपको। और इस पूरे चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि हर साल पूछे जाते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो पहले पूछे गए हैं या जो पूछे जाने की संभावना है, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को मैंने इसमें कवर किया है। इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखें। और इसमें पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके 55 क्वेश्चन को कराए गए हैं। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और उसको याद करें, तो इस चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के 2026 में जब एग्जाम देंगे एक भी उसमें नहीं छूटेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है ना। यूरोपियन ये नहीं होगा, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है ना। यूरोपियन जो सभ्यता होता है, सिविलाइजेशन है, उसका पालना किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है यूनान, ऑप्शन बी है पुर्तगाल, ऑप्शन सी है इंग्लैंड और ऑप्शन डी है पोलैंड। तो एक का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा यूनान। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। आपको ये दूसरा क्वेश्चन है वो है, कोसुत का संबंध किस देश से है ना। कोसुत का संबंध किस देश से है, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रिया से, यूनान से, पोलैंड से या हंगरी से। दो का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी है ना। कोसुत का संबंध कहाँ से है, तो हंगरी से है। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसका जो प्रमुख कारण था वो क्या था। ऑप्शन ए है मनसबदारी प्रथा, बी है निरंकुश शासन, सी है प्रजातंत्र शासन, डी है इनमें से कोई भी नहीं। आपका 3 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, निरंकुश शासन है ना। वहाँ पे निरंकुश शासन की वजह से क्या हुआ था, क्रांति हुई थी। आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो है आपका, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। गणतंत्र को स्थापित करना, पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना, प्रजातंत्र की स्थापना करना या इनमें से कोई नहीं। आपका जो 4 का सही उत्तर होगा वो होगा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना ना। मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। आपका जो 5वां क्वेश्चन है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना करी थी ना। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने करी थी, यहाँ पे स्थापना होगा, स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी है हैदर अली, ऑप्शन सी है संभाजी और ऑप्शन डी है शिवाजी। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए है ना, टीपू सुल्तान। आपका जो छठा क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या है ना। हंगरी की भाषा क्या है। ऑप्शन ए है इतालवी, ऑप्शन बी है मैग्यार, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है बांग्ला और ऑप्शन डी है ना फ्रेव। तो आपका 6 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्यार है ना। हंगरी की जो भाषा वो क्या है, मैग्यार है। और पूछा जाए हंगरी की राजधानी तो आपको याद रखना है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। आपका जो 7वां क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का या इंग्लैंड का। 7 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी, तुर्की का है ना। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यूनान का है ना, यूनान का होगा, तुर्की का नहीं होगा। आपका जो 8वां क्वेश्चन है वो है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। उस टाइम में यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए है जर्मनी को, ऑप्शन बी है इटली को, सी है तुर्की को और डी है फ्रांस को। यूरोप का जो मरीज कहा जाता था वो कहा जाता था आपका तुर्की को है ना, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। 9वां क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी ना। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा दोबारा की गई थी। आर्लियंस वंश, बुर्बो वंश, जारशाही या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 9 का आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी है ना। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, तो बुर्बो वंश। आर्लियंस वंश के बाद क्या आई थी, बुर्बो वंश। आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वह है, मेटरनिक कौन था। ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार या फिर पर्सा का चांसलर था।
तो मेटरनिक कौन था? वो था ऑस्ट्रिया का चांसलर, है ना। और मेटरनिक ने क्या किया था? मेजबानी की थी किसकी? वियना कांग्रेस की। ऑप्शन नंबर जो 11 है, किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है ना? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है नेपोलियन का, ऑप्शन बी है हिटलर का, ऑप्शन सी है मेटरनिक का, और ऑप्शन डी है गैरिबाल्डी का। तो मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की जो संधि हुई थी वो किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी अमेरिका, और ऑप्शन डी है तुर्की। आपका जो 12 का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रूस के साथ हुई थी। एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो रूस के साथ हुई थी। आपका जो 13वां क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मतलब जर्मनी के एकीकरण का जो क्रेडिट जाता है, मेन क्रेडिट, वो किसको जाता है? ऑप्शन ए है मेजनी को, ऑप्शन बी गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, और ऑप्शन डी है काउंट काबोर को। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, बिस्मार्क। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, तब भी आप क्या करेंगे? बिस्मार्क टिक मारेंगे। या जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, तब भी क्या होगा? बिस्मार्क होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है 1871 में कौन सी संधि हुई थी, है ना? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? जेनेवा समझौता, वियना कांग्रेस, पेरिस की संधि और फ्रैंकफर्ट की संधि। 14 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 1871 में क्या हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। और आपको ये भी याद रखना है, इटली का जो एकीकरण हुआ था, है ना, इटली का जो एकीकरण हुआ था वो भी कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। और अगर पूछा जाए जर्मनी का एकीकरण, है ना, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली तथा जर्मनी का एकीकरण, दोनों एकीकरण क्या हुआ था? 1871 में ही हुआ था। आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए है काउंट काबोर, ऑप्शन बी है बिस्मार्क, ऑप्शन सी है गैरिबाल्डी, और ऑप्शन डी है मेजनी। 15 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तब भी बिस्मार्क। या जर्मनी के एकीकरण करने का प्रमुख श्रेय किसको जाता है? तब भी बिस्मार्क। और जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज़्यादा भूमिका किसने निभाई थी? तब भी बिस्मार्क आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 16 है आपका, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, है ना? यूनान के जो स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उसमें पराजय किसकी हुई थी? यूनान की, तुर्की की, रूस की, या फिर पोलैंड की? आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, तुर्की की। तुर्की की पराजय हुई थी यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में। आपका जो 17वां क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड या उसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता में कुल कितने कोड थे ना, कुल कितने संहिता थे? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, और ऑप्शन डी है 6। तो नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 5 कोड थे। कितने कोड थे? 5। आपका जो 18 नंबर क्वेश्चन है, रोमानीवाद क्या था? एक राजनीतिक आंदोलन था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था, एक आर्थिक क्रांति था, या एक धार्मिक क्रांति था? तो 18 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रोमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो है फ्रैंकफर्ट की संधि, है ना, कौन या फिर किन देशों के बीच हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच, जर्मनी और पोलैंड के बीच, अमेरिका और रूस के बीच, या फिर इनमें से कोई नहीं? 19 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस और जर्मनी के बीच क्या हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1863 में, ऑप्शन बी है 1864 में, ऑप्शन सी है 1871 में, और ऑप्शन डी है 1875 में। तो 20 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1871 में। देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था, है ना, या फिर संधि का आपको अगर क्वेश्चन पूछता फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तब भी 1871 होता। और क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तब भी 1871 पे, दोनों याद रखना। और अगर पूछा जाए इटली का एकीकरण कब हुआ था, तब भी 1871, और जर्मनी का एकीकरण पूछा जाए तब भी 1871।
इटली तथा जर्मनी के एकीकरण और फ्रैंकफर्ट की संधि और फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर। ये चारों सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 1871 टिक करना है। आपका जो 21वां क्वेश्चन है वो है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, है ना। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी है काउंट काबूर और ऑप्शन डी है कोई नहीं। यंग यूरोप का जो संस्थापक था वो था मेजनी। और यंग यूरोप की स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना है 1834 में। जोसेफ मेजनी के द्वारा यंग यूरोप की स्थापना 1834 में किया गया था। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है यंग इटली के संस्थापक कौन है ना, या कौन था? ऑप्शन ए है गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी है मेजनी, ऑप्शन सी है बिस्मार्क और ऑप्शन डी है नेपोलियन बोनापार्ट। तो यंग इटली की जो स्थापना गई थी वो भी मेजनी ने ही किया था ना। इसका पूरा नाम है जोसेफ मेजनी। क्या नाम है? जोसेफ मेजनी। और यंग इटली की स्थापना कब करी थी? 1831 में। यंग इटली 1831 में। और अगर सवाल पूछा जाए यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी तो 1834 में, आपको याद रखने हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है 23, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, है ना। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए है मैसूर, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है शिमला और ऑप्शन डी है अवध। टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक थे, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता था? शेरे मैसूर, है ना। याद रखना आपको, शेरे। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता था। आपका जो 24वां नंबर क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है एशिया महादेश, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन डी है दक्षिणी अमेरिका। तो 24 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इटली और जर्मनी दोनों किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपके यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। आपका जो 25वां क्वेश्चन है वो है मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था, है ना। जो मारियान था वो किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी क्या है? वो है रूस। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा फ्रांस। जो मारियान था वो किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था, है ना, नेशनलिज्म का प्रतीक था, तो वो फ्रांस का।